Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today is 1st of July 26 and we are starting our today's lecture of SBR DCCA at Finovate Institute of Accounting and Finance. हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 और इसमें आज हम पॉइंट नंबर 7 जो है सेक्शन 7 शुरू करेंगे। IFRS 5 नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि वो किस किस्म के एसेट्स हैं जो इस स्टैंडर्ड में फॉल करेंगे। तो दो तरह के एसेट नजर आ रहे हैं। ऐसे एसेट जो हेल्ड फॉर सेल, इन्वेंट्री भी हेल्ड फॉर सेल होती है लेकिन इन्वेंट्री का अपना स्टैंडर्ड है। तो ये कौन से हेल्ड फॉर सेल हैं ये हम डिस्कस करेंगे। ये प्राइमरीली वो एसेट्स हैं जो इनिशियली हेल्ड फॉर यूज लिए गए थे लेकिन अब फॉर सम रीजन इन्हें यूज नहीं किया जा रहा और किया जाएगा भी नहीं। और तो हम उसे फिर हेल्ड फॉर यूज IAS 16 में शो नहीं कर सकेंगे। हमने उसका स्टैंडर्ड अलग किया है। और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है कि अगर आपकी एंटिटी का कोई मेजर पोर्शन आप डिसकंटिन्यू कर देते हैं, उसे आप यूज नहीं कर रहे, तो वो फिर इधर फॉल करेगा। और क्या अगर टेम्परेरीली डिसकंटिन्यू किया है तब भी वो इधर आएगा, या परमानेंट डिसकंटिन्यूएशन हो गई है तब आएगा, ये अब सारी चीजें आप पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं। IFRS 5 में जनाब, a discontinued operation is a component of an entity that has been sold or which is classified as held for sale। या तो वो सेल कर दिया गया है और आप यूज नहीं कर रहे, चाहे आपने डिलीवर नहीं भी किया अभी उसे, या उसे हेल्ड हेल्ड फॉर सेल के तौर पे आपने क्लासिफाई करा। ठीक है, वो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है। या तो सेल हो गया या आपने हेल्ड फॉर सेल के तौर पे क्लासिफाई कर दिया, सेल तो नहीं हुआ लेकिन आपने उसे बंद कर दिया है, अब आप उसे यूज नहीं करना चाह रहे, तो वो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन होगा। अ सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस आइदर इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस और लोकेशन। बिजनेस की जो ऑपरेशन क्या है, एक से ज्यादा बिजनेस करते हैं तो एक पूरा बिजनेस स्ट्रक्चर ही बंद कर दिया है, या एक लोकेशन बंद कर दी है। मतलब एक ही बिजनेस की 4 फैक्ट्रीज हैं, एक पूरी फैक्ट्री क्लोज डाउन कर दी है। नंबर वन, मतलब यहाँ से ही लग रहा है कि मेजर कंपोनेंट क्लोज डाउन किया। रूटीन में जो आप कभी पेशी करते रहते हैं उसकी बात नहीं हो रही, जैसे हमने पिछली एग्जांपल में भी किया था। पार्ट ऑफ ए प्लान टू डिस्पोज ऑफ अ सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस। ठीक है, या एक प्लान का पार्ट है, आप एक प्लान बना रहे हैं, रिस्ट्रक्चरिंग प्लान बना रहे हैं, जिसमें जिसका एक पार्ट है कि एक सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस आपकी है, आप उसे डिस्पोज कर देंगे। आपका प्लान है, अभी आपने हेल्ड फॉर सेल नहीं किया और ना आपने उसे डिस्क्लोज किया, लेकिन उस प्लान का पार्ट है और वो आइडेंटिफाइबल है कि अपना एक जो पूरा सेक्शन है वो आप बंद कर देंगे। और प्लान जब है वो अप्रूव्ड होना चाहिए कि उसकी अप्रूवल हो चुकी है और आप यू आर सीरियस कि इस प्लान को एग्जीक्यूट करना है, तो वो भी इसमें आ जाएगा। अ सब्सिडरी एक्वायर्ड सोलली फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, या कोई ऐसी सब्सिडरी जो आपने सिर्फ दोबारा सेल करने के लिए खरीदी। सब्सिडी से एक्वायर करने की कई रीजंस होती हैं। एक तो होता है कि आपका रॉ मटेरियल जो है आप उसे सिक्योर करते हैं, वो सब्सिडी वो कंपनी है जो वो रॉ मटेरियल आपको प्रोवाइड कर सकती है या करती है। तो आप बजाय इसके कि आप एक रिस्क में रहें कि कल अगर इनसे रॉ मटेरियल ना मिला, इन्होंने रिफ्यूज कर दिया या मार्केट में कंपटीशन आ गया, तो हम क्या करेंगे, आप वो सब्सिडी परचेज कर लेते हैं, तो आपका अपना सप्लायर आपकी सब्सिडी बन जाती है। ठीक है, और भी बहुत सी रीजंस होती हैं, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। लेकिन अगर आपने उसे रीसेल करने के लिए लिया है कि आपने उसे खरीदा है, आप उसे रिस्ट्रक्चर करेंगे, उसके बिजनेस को बेहतर करेंगे, फिर सेल करके प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे हैं, तो वो खरीदा होगा। तो उसमें 3 चीजें बता दी हैं। नंबर वन, एक बिजनेस जो है वो सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस है। ठीक है, और जो या तो सेल कर दिया गया है या हेड कॉस्ट है। नंबर टू, एक प्लान आपने तैयार किया है, अप्रूव्ड प्लान है, जिसमें आपने एक सेक्शन पूरे को बंद करने का प्लान उसका एक पार्ट है। और नंबर थ्री, अ सब्सिडी जैसे दैट इज हेल्ड फॉर रीसेल। ठीक है, एक्वायर्ड ही वो रीसेल के लिए हुई थी। तो ये चीजें अगर आती हैं तो हम उसे कहेंगे ये एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है। ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की डेफिनेशन। An operation is held for sale if its carrying amount will not be recovered principally by continuing use। तो एक कंपोनेंट अगर आप उसे यूज करके पैसे नहीं कमाना चाह रहे, आप उसे बेच के पैसे कमाना चाह रहे हैं, वहां से अपनी अमाउंट रिकवर करेंगे तो वो हेल्ड फॉर सेल। लेकिन अगर आप उसे यूज करके पैसे कमाना चाह रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि कभी अच्छी कीमत लगी तो सेल करूंगा, तो फिर वो हेल्ड फॉर सेल नहीं है। ठीक है, वो तो फिर आपका नॉर्मल ही है, नॉर्मल बिजनेस है। लेकिन अगर आपकी मेजर जो इंटेंशन है वो उसे सेल करने की है,
और वहीं से आप अपना अपने जो कैश फ्लोज है वो जनरेट करना चाह रहे हैं, फिर वो एट पर सेल में आएगा। अच्छा जी, एट द रिपोर्टिंग डेट इट मस्ट मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया। द ऑपरेशन इज अवेलेबल फॉर सेल इमीडिएटली इन इट्स करंट कंडीशन। वो जो फॉर सेल है वो हेल्ड फॉर सेल है, जो उसकी हालत है इसी हालत में वो सेलेबल है। ऐसा नहीं है कि अभी इसे आपने रीस्ट्रक्चर करना है, फिर इसमें मजीद पैसे लगा के इसे बेहतर करना है, फिर सेलेबल बनेगा, नहीं। अभी जिस पोजीशन में कंडीशन में है इसी में ये सेलेबल। नंबर टू, the sale is highly probable and is expected to be completed within 1 year। और हमें सेल्स लगता है कि बहुत ही पार्टीज ने कोट किया हुआ है या हमारी कोई बात फाइनल तकरीबन हो चुकी है और 1 साल के अंदर अंदर बहुत ज्यादा चांस है कि ये सेल हो जाएगा। लेकिन अगर भी आपने उस पर वर्कआउट ही नहीं किया हुआ, जो पार्टीज अभी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ नीयत ही है, फिर हम इसमें नहीं लेंगे, फिर हमें सोचना पड़ेगा। मैनेजमेंट इज कमिटेड टू द सेल, वही बात कि मैनेजमेंट कमिटमेंट है मैनेजमेंट की, हमने सेल कर दे। अभी बीच का रास्ता नहीं है कि हो सकता है सेल करें, हो सकता है ना करें, नहीं। कमिटमेंट है कि जो भी अच्छी प्राइस मिली हम सेल करेंगे। द ऑपरेशन इज बीइंग एक्टिवली मार्केटेड, और वही वाली बात कि उसे सेल करने की कोशिश भी हो रही है, पूरी तरह मार्केटिंग की जा रही है। द ऑपरेशन इज बीइंग ऑफर्ड फॉर सेल एट ए रीजनेबल प्राइस इन रिलेशन टू द करंट फेयर वैल्यू, और आपने प्राइस भी वो ऑफर की है जो रीजनेबल है फेयर वैल्यू के हिसाब से। आप ऐसी प्राइस नहीं मांग रहे जो कोई देने को तैयार ही नहीं। उसका तो मतलब है आपको भी पता होना चाहिए कि ये प्राइस नहीं मिलेगी, फिर तो यू आर नॉट सीरियस, आप तो बस मजे ले रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं है। आपने प्राइस भी रीजनेबली सेट की हुई है। इट इज अनलाइकली दैट द प्लान विल चेंज और बी विथड्रॉन। ठीक है। अब ये और ये वो प्लान की बात कर रहा है कि ये प्लान जो है उसकी कोई ऐसे चांस नहीं है कि ये चेंज कर दिया जाएगा, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन बदल दी जाएंगी या ये वापस ले लिया जाएगा। कमिटमेंट इज देयर। ठीक है, तो ये वो कमिटमेंट ही की बात हो रही है कि देयर इज कमिटमेंट, देयर आर एफर्ट्स। ठीक है, तो अब तभी आप उसे इसमें लेंगे। तो उसने 5-6 क्राइटेरिया दे दिए हैं, ये आपने याद रखने हैं। फिर प्रेजेंटेशन कैसे होगी ये हमें पहले भी पता है कि हम लाइन आइटम ही अलग कर दिया करते हैं इसका। तो अब आप पढ़ लेते हैं। requires information about discontinued operation to be presented in the financial statement. A single amount should be presented on the face of the statement of profit or loss, and the other comprehensive income that is comprised of the total of the post-tax profit or लॉस ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। मतलब पोस्ट टैक्स का मतलब है टैक्स माइनस करने के बाद। प्री टैक्स होता है टैक्स से पहले। ठीक है, टैक्स माइनस करने के बाद जो नेट फिगर है वो प्रॉफिट और लॉस जितना उसका है वो अमाउंट हो। द पोस्ट टैक्स गेन और लॉस ऑन द मेजरमेंट टू फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और ऑन द डिस्पोजल ऑफ द डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। तो ये वो कह रहा है कि इनकम स्टेटमेंट में क्या आएगा, पोस्ट टैक्स प्रॉफिट आएगा, और अदर कंप्रेहेंसिव इनकम में क्या आएगा, और उसमें क्यों आएगा कि अगर आपने उसे रीवैल्यू किया हुआ है तो रीवैल्यू करेंगे तो फिर नीचे जाएगा। अगर आप वो है द पोस्ट टैक्स गेन और लॉस, पोस्ट टैक्स ही है यहाँ भी, मतलब टैक्स का इफेक्ट माइनस करने के बाद ऑन द मेजरमेंट, लॉस ऑन द मेजरमेंट टू फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और ऑन द डिस्पोजल ऑफ द डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। तो वो नेट कॉस्ट, नेट जो प्रोसीड्स हैं उसका जो फेयर वैल्यू में एडजस्टमेंट जा रही है वो जाएगी आपकी ओसीआई। ये उस केस में जब आपने अभी एक्चुअली सेल नहीं हुआ, आपने उसे फेयर वैल्यू पे लेके, ठीक है, रीवैल्यू किया। An analysis of the single amount described above should be provided on the face of the statement of profit and loss and other comprehensive income or in the notes to the financial statement। तो वो कह रहा है फेस पे भी दे सकते हैं और नोट्स में भी दे सकते हैं। If a decision to sell an operation is taken after the year end but before the accounts are approved, this is a non-adjusting event after the reporting date and disclosure and disclosed in the notes. The operation does not qualify as a discontinued operation at the reporting date and separate presentation is not appropriate। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका प्लान था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन जो डिसीजन है कि उसे बेचना है वो पहले डिसीजन नहीं हुआ था, सिर्फ डिस्कशन हो रही थी। फाइनल जो आपने डिसीजन किया है वो रिपोर्टिंग डेट के बाद किया है, लेकिन जब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो जाती है, अप्रूव हो जाती है, उनसे पहले की। अब ये डेट्स का पता है ना आपको दोनों का कि नहीं पता? एक है 30 जून,
आप 30 जून पे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, लेकिन डेफिनेटली वो 30 जून पे तो तैयार नहीं होती, पूरा साल क्लोज करना होता है, काफी देर लगती है, 10 15 20 दिन तो लग ही जाते हैं। फिर आप उनको ऑडिट करवाते हैं, तो जुलाई पूरा गुजर जाता है, अगस्त भी अच्छा भला गुजर जाता है। उसके बाद जब ऑडिटर अपनी रिपोर्ट भी दे देता है, तो रिपोर्ट के साथ आप उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फिर प्रेजेंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बल्कि रिपोर्ट के साथ नहीं करते। ऑडिटर जब पहले अपनी तरफ से ये फाइनल कर देता है कि जी हमारी तरफ से अब ऑडिट रिपोर्ट तकरीबन फाइनल है और ये वाले अकाउंट्स हमें देखनी है, हम इस पे रिपोर्ट देंगे। अब वो अकाउंट आप भेज देते हैं, वो ऑडिटर भेज देता है मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट अपने बीओडी का की मीटिंग कॉल करती है। उसमें मैनेजमेंट उन्हें दिखाती है कि ये रिपोर्ट का इनिशियल ड्राफ्ट आया है और प्लस ये अकाउंट्स हैं, जिसे साइन कर दें। तो मैनेजमेंट उसे ओन करती है अकाउंट्स को, तो बीओडी में बीओडी से साइन करता है, मतलब कम से कम एक डायरेक्टर और एक सीईओ। और अगर लिस्टेड कंपनी है तो पाकिस्तान में सीएफओ भी साइन करता है, 3 बंदे साइन करते हैं। तो वो साइन हो जाते हैं। साइन होके वो जो इनिशियल रिपोर्ट है और ये साइंड अकाउंट दोबारा ऑडिटर को जाते हैं। अब ऑडिटर अपनी उसी रिपोर्ट पे बाकायदा सिग्नेचर कर देते हैं, क्योंकि उसने अकाउंट्स को कंफर्म कर लिया। इन्हें कहते हैं, जब वो बीओडी में प्रेजेंट होते हैं ना, और बीओडी ने देख के साइन करता है, उसे कहते हैं ये अकाउंट से अप्रूव हो गए हैं, बल्कि उस वक्त नहीं होते, उस वक्त वो कर देते हैं। उसके बाद फिर जब एनुअल जनरल मीटिंग होती है कंपनी की, उसमें ये शेयर होल्डर्स के सामने रखते हैं, और शेयर होल्डर भी उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। उसे हम कहते हैं कि अकाउंट्स अप्रूव हो गए। अब अप्रूवल की डेट से पहले आपने डिसीजन ले लिया है कि भाई हमने इसे सेल करना है, लेकिन वो जो आपकी रिपोर्टिंग डेट थी, मतलब 30 जून थी, उसके बाद से कि आपने 28 सितंबर को एजीएम करवा के उसमें अप्रूवल ली है, तो 30 जून से या 1 जुलाई से लेके 28 सितंबर के दरमियान अगर आपने डिसीजन लिया है, तो वो डिसीजन अगले साल में फॉल कर रहा है। ये करंट ईयर की जो ऑडिट हो रही है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है, इसमें फॉल नहीं करता। तो वो कह रहा है फिर ये कौन सा इवेंट होगा? नन एडजस्टिंग। इसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट नहीं करेंगे, इसका इफेक्ट अगले साल देंगे, लेकिन इसका डिस्क्लोजर दे देंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि जी ये डिसीजन बाद में ले लिया गया है, लेकिन इसका इफेक्ट हम अगले साल में। अब एडजस्टिंग इवेंट और नॉन एडजस्टिंग इवेंट तो पढ़े होंगे आपने, कि नहीं पढ़े? याद है कौन सा आईएएस होता है? आईएएस 10। ठीक है, इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, उसका नाम ही ये है। तो उसमें ये सारी चीजें मेंशन है, वो मेरे ख्याल हमारे सिलेबस में भी है, हम उसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मैंने प्रोसेस बताया है। तो अगर तो डिसीजन बाद में हुआ है आपके साल खत्म होने के, लेकिन अप्रूवल ऑफ अकाउंट से पहले हुए, तो फिर आप उसका डिस्क्लोजर दे देंगे। लेकिन उसे अलग से सेपरेट, जो हमने कहा था ना, लाइन आइटम के तौर पर डिस्क्लोज करेंगे, वो तो फिर नहीं करेंगे, क्योंकि नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। इसे एडजस्ट नहीं करना करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगले साल में जाके एडजस्ट होगा। In the comparative figure, the operations are also shown as discontinued, even though they were not classified as such at the end of the previous year. अगर इस साल आपने डिसीजन ले लिया है, तो फिर सेपरेट लाइन आइटम शो करेंगे, और सेपरेट लाइन आइटम में उसे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन शो करेंगे। तो डिसीजन फर्क ने इसी साल ली है, तो इस साल तो आ गए, लेकिन पिछले साल तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन नहीं था, तो उस वक्त आपने सेपरेट लाइन आइटम नहीं बनाया हुआ था। लेकिन अब चूंकि सेपरेट लाइन आइटम बन गया है, तो पिछले साल की जो फिगर जो कहीं और पड़ी हुई है, किसी और हेड में पड़ी होगी, डेफिनेटली इस वक्त तो नहीं था डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, अब उसे वहां से निकाल के जहाँ कंपेरेटिव में डाल। ठीक है, अब ये जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की लाइन बनेगी, उसे आप रीस्टेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका 2025 और 2026 था, अब यहाँ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का लाइन आइटम आ गया है, और यहाँ आगे 150 मिलियन, लेकिन यहाँ तो नहीं था। यहाँ तो 150 मिलियन, मतलब फर्ज करेंगे इसकी टोटल प्रॉफिट बन रही थी, फर्ज कर दिया वैसे, मतलब आर्बिट्रेटली में क्या है, इसकी जो इनकम है वो 200 मिलियन है, और इसका एक्सपेंस है 50, दोनों का नेट ऑफ 151, इवन टैक्स का भी इफेक्ट निकाल। अब पिछले साल की जो इनकम थी, ये यहाँ ही ऊपर सेल्स में पड़ी हुई 200 मिलियन, मतलब 4000 मिलियन इनकम थी, जिसमें 200 ये भी थी। नीचे एक्सपेंसेस थे इनकम स्टेटमेंट में, उसमें ये 50 मिलियन, ये तो खैर इस बार के, पिछली बार 200 मिलियन की जो इनकम थी वो 4 में फर्ज करी 140 मिलियन पड़ी हुई थी पिछले साल की तो। और फर्क दिन उसके एक्सपेंसेस थे 60 मिलियन, वो तो इनकम इनकम में पड़ी थी, एक्सपेंस एक्सपेंस में पड़ा, यहाँ तो कुछ नहीं था। लेकिन अब जब चूंकि ये सारा डिस्कंटिन्यूड ऑपरेशन हो गया है, तो हमें पिछले साल को भी रीस्टेट करना है। इधर अगर 4000 मिलियन टोटल इनकम थी, तो उसमें से 140 माइनस करके 3860 आप इनकम शो करेंगे कंपैरेटिव पिछले साल। और इसी तरह एक्सपेंस में भी अगर खर्च करेंगे 100 मिलियन एक्सपेंस है, तो या 200 मिलियन एक्सपेंस है, तो 200 में 60 निकाल के
140 शो करेंगे। और ये जो है जो इसका फर्क आ रहा है, 140 बनती है 60, तो ये बनता है 80। 80 यहाँ शो। तो चीजें ऊपर नीचे करते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम कंपैरेटिव इसका था ही नहीं, क्योंकि वो तो नॉर्मल अपने मुख्तलिफ हेड्स में पड़ी हुई थी फिगर, अब वहां से निकाल के इसे कंपैरेटिव में डालेंगे, क्योंकि इस साल ये डिसकंटिन्यू में आ गया, तो इसका कंपैरेटिव जो पिछले साल में वो भी चेंज। क्लियर है पॉइंट के लिए? तो ये याद रखो। इसके बाद आगे चलते हैं, तो इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं, इसे खामोशी से पढ़ें, फिर हम इसे करने की कोशिश करते हैं। क्या बात, इसे देखें जरा। कर लिए, देखिए। जी। अच्छा, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, इसका लॉस फॉर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन 25 मिलियन है, पिछले साल उसने 1 मिलियन शो कर दिया है। प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर आ गया, ठीक है। और जस्ट ये उसने इलस्ट्रेशन बना दी, ठीक है। अब यहाँ उसने ज़्यादा डिटेल में नहीं किया, आगे जब हम उसका टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेस्ट चीज़ें क्लियर होंगी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस शोइंग डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन एज ए सिंगल अमाउंट और एनालिसिस ऑफ नोट, तो नीचे उसने देखे सिंगल लाइन आइटम बनाया है, 25 मिलियन का लॉस है, तो उसने दिखा दिया, ठीक है। और पिछले साल 1 मिलियन भी दिखाया है। अब ये 1 मिलियन जरूरी नहीं है पिछले साल भी डिसकंटिन्यूड हो सकता है इस साल क्रिएट किया हो, लेकिन पिछले साल की फिगर्स को रीस्टेट कर, ठीक है, तो वो करके उसने उसे भी दिखाया है। और एनालिसिस ऑफ द लॉस वुड बी गिवन इन अ डिस्क्लोजर नोट, तो ये जो 25 मिलियन का लॉस है इसकी डिटेल, कि इनकम कितनी थी, एक्सपेंस कितने थे, कौन कौन से एक्सपेंस है, वो जो एनालिसिस है वो नोट में दे देना नीचे, ठीक है, उसकी डिटेल उधर दे देनी। 25 मिलियन। इसके बाद आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये तो सॉरी, इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव। Investor perspective से क्या है? The conceptual framework notes that the purpose of financial reporting is to provide information to current and potential investors, lenders and other creditors that will enable them to make decisions, etc. वो सारी चीज लिखी है। To make these decisions, user require information that will help them to assess an entity's future cash। तो ये हमने पढ़ा था कि इंफॉर्मेशन ऐसे देनी है कि यूजर को फ्यूचर कैश फ्लोज का आइडिया हो। This means that financial statement users are more concerned with future profit than past। तो फिर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन आगे नहीं हम अभी पढ़े, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन पढ़ने से ये जो ऑब्जेक्टिव है कैसे फुलफिल होगा, हम क्यों डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन देंगे, तो ये कैसे, ये ऑब्जेक्टिव कैसे ज्यादा क्लियरली फेथफुल रिप्रेजेंटेशन की तरफ चला जाएगा। खत्म हो गया, शाबाश। क्योंकि वो फ्यूचर कैश फ्लो से कंसर्न है, तो अब उसे पता चल जाएगा, इल्म हो जाएगा कि ये वाला जो पोर्शन है फ्यूचर में नहीं आना, अकॉर्डिंगली वो डिसीजन। बिल्कुल ठीक है, शाबाश। इसे आपने इसे समझ लें। इसके बाद आगे चलते हैं जनाब, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5, इसे क्विकली जरा खामोशी से पढ़ें, फिर मैं डिस्कस करता
जी पढ़ लिए। अच्छा जी, एक्सप्लेन वेदर ईच ऑफ दिस सब्सिडरी मीट द डेफिनेशन। नंबर वन, पहली सब्सिडरी 1 जनवरी को सेल हुई है, क्या इसका डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की लाइन आएगी कि नहीं आएगी? जी, शाबाश। सोच के बोलना है। ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की डेफिनेशन पे पूरा उतरता है कि नहीं उतरता? क्यों? वो तो बताया ही नहीं ना, वो तो उसने नहीं बताया। बता है, नहीं बताया, फिर आप तो एज्यूम करोगे ना। फिर तो कुछ भी नहीं, फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी ना, फिर तो सब निकल जाएंगी। तो ऐसा क्वेश्चन तो एग्जामिनर नहीं दे सकता जिसमें जवाब ही एक होगा, भाई एक ही पॉइंट में सारी डिस्क्वालीफाई हो जाए। तो आपको एज्यूम करना चाहिए जो रीजनेबल एजम्पशन है। तो एजम्पशन यही है कि उसने बताया तो नहीं, लेकिन ये सारी वो हैं जो कि फॉर डिस्पोजल ही ली गई थी। आपने बाकी क्राइटेरिया देखने हैं, तो फिर क्या ये है कि नहीं? हाँ, क्या मतलब? हाँ, जस्ट मुझे, मैं आगे पीछे हो गया हूँ, मुझे देखने दे जरा, मैं कहाँ पहुंच गया। पेज नंबर क्या है आपके पास? 90। जी, ये है। जी, 1 जनवरी 2024 में सेल हुई है ना? तो क्या आपके साल में फॉल करती है कि नहीं? तो फिर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है कि नहीं? आप क्राइटेरिया देखें, क्राइटेरिया में 5-6 चीजें थी। क्या था? मेजर कंपोनेंट होना चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए, सब कुछ वो चीजें, तो वो तो है। तो ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है। नंबर 2 की बात करें। जी। अप्रूव नहीं हुआ? एक निगोशिएशंस हैं ऑनगोइंग। रेगुलेटरी अप्रूवल नहीं हुई, निगोशिएशंस तो हैं। ठीक है। तो हाँ, हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ ना। एक मिनट। जी। अच्छा जी, अब ये है, 1 जनवरी 2024 में अनाउंसमेंट की गई थी, और एडवांस नेगोशिएशन जो है वो चल रही है, मतलब कि काफ़ी आगे तक बात चली गई है। और रेगुलेटरी अप्रूवल जो ही आएगी, जब गवर्नमेंट अप्रूवल देगी, गवर्नमेंट अपनी फॉर्मेलिटीज देखती है, उन्हें से क्या कर्ज है, बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं, वो तो देखते हैं कि लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी है। उसकी अप्रूवल आएगी, तो सेल जो अगले 1 अक्टूबर में एक्सपेक्टेड है। तो क्या ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है? वो सारी क्राइटेरिया पूरा हो रहा है, ठीक है, और विद इन 1 ईयर में एक्सपेक्टेड हो, एडवांस निगोशिएशंस हो, क्लियर इंटेंशन हो, सब कुछ वो तो है। और आपका तो प्लान अप्रूव्ड है, तभी आप निगोशिएशन चल रही है ना। निगोशिएशन बगैर प्लान के तो नहीं चलती। आपने अपने शेयर होल्डर से अप्रूवल ले ली है, तो ये भी है। वो उससे हो निगोशिएशन तो उसी से होती है, अपने शेयर होल्डर से निगोशिएशन नहीं होती है, अप्रूवल होती है। तुमसे अप्रूवल ली जाती है, अप्रूवल ली जा चुकी है, हम एज्यूम करेंगे, तभी निगोशिएशन हो रही है ना। बगैर अप्रूवल के निगोशिएशन कैसे हो सकती है? हो ही नहीं सकती। अच्छा, तीसरा पढ़ो। जी,
बायर नहीं है कोई, प्राइस भी हमने वो मार्केट वाली नहीं रखी, तो दो क्राइटेरिया पूरे नहीं हो रहे, तो मोस्ट प्रोबेबली ये नहीं है। ठीक है जी, नहीं है। और इसका जवाब आपने देख लेना, वो यही जवाब होगा। ठीक है। और लास्ट लास्ट वाली। हाँ, अनाउंसमेंट ईयर एंड के बाद कर रहे हैं, तो फिर क्या करना है? इसमें हाँ, नोट्स में डिस्क्लोज कर देंगे, डिस्क्लोजर दे देंगे, लेकिन डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के तौर पे शो नहीं करें। शाबाश, वेरी गुड। अच्छा जी, IS 8 बेसिस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेट। ठीक है, अभी अगली चीज आ गई है। IS 8 कौन सा है? Basis of preparation of financial statement was updated as a result of the publication of IFRS 18. The title of IS 8 was updated from accounting policies, changes in accounting estimate and error to basis of preparation of financial statement, and some of the content from IS 1 was moved to into IS 8, the detail of which are provided below. ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या है? IS 8 का नाम था चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, एस्टिमेट्स एंड एरर्स। उसमें वो ये होता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो जाए, एस्टिमेट चेंज हो जाए, तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करनी है। फिर IFRS 18 जब अपडेट हुआ आया, तो इसमें तो कुछ चीज़ें उठा के तो उधर डाल दी गई, और कुछ IS 1 जो था उसकी भी चीज़ें IFRS 18 में आ गई। अगर IFRS 18 में बहुत सी चीज़ें इकट्ठी कर दी गई। IS 1 तो वैसे ही खत्म हो गया, और IS 8 का नाम चेंज करके इसके अंदर कोई थोड़ी सी दूसरी इंफॉर्मेशन डाल दी गई। अब वो क्यों डालेगी, उसे हम पढ़ेंगे कि वो क्या जरूरत थी IS 8 में डालने की, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो उसका नाम भी चेंज कर दिया, और उसका नाम है बेसिस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्ड क्या गया, यहाँ से पता चलेगा कि ये क्यों इसे कंटिन्यू किया गया। जनरल प्रेजेंटेशन मैटर्स एंड कॉन्सेप्ट्स। जनरल प्रेजेंटेशन मैटर कॉन्सेप्ट इधर देने हैं। द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग चेंजेस एंड डिस्क्लोजिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज, पहले ये इसी का पार्ट था। IS 1 में भी था। IS 8 में वो चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी को डिस्कस करता था, तो थोड़ा बहुत उसे भी टच कर जाता था। तो IS 8 1 ये कहता था कि अकाउंटिंग पॉलिसी जो है उन्हें चूज कैसे करना चाहिए और इस तरह की बात। और डिटेल IS 8 में थोड़ी सी थी कि अगर उन्हें चेंज करना है, वो उसने एक ही जगह कर दिया। तो IS 1 से उठा के यहाँ डाल दिए। ठीक है। अच्छा जी, selecting changes and disclosing accounting policies, और the accounting treatment and disclosure of changes in accounting policy, changes in accounting estimate and error, जो असल में इसका मकसद था वो भी यहीं पे ही है। प्राइमरीली उसने इसके लिए ऐसे कंटिन्यू किया है। पहले दो तो IS 1 में भी थे, और शायद वहां से उठा के IFRS 18 में भी डाल देता, लेकिन उसने वहां इसलिए नहीं डाले कि उसे ये लगता है कि उनका ज्यादा ताल्लुक अकाउंटिंग पॉलिसी से है। तो अकाउंटिंग पॉलिसी और एस्टिमेट से रिलेटेड चीजें IS 1 से उठा के IFRS 18 में नहीं लेके गया, इधर ले। तो यहाँ उसने अकाउंटिंग पॉलिसी और अकाउंटिंग एस्टिमेट से रिलेटेड जो चीजें मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स में थी, उन्हें एक जगह करने की कोशिश की, और नाम उसने चेंज कर दिया, बेसिस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा जी, जनरल मैटर क्या है? फेयर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, कंप्लायंस विद IFRS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए। गोइंग कंसर्न को उसने यहाँ डिस्कस किया है, पहले ये ऊपर होता था, IS 1 में होता था। अब ये यहाँ से उधर IFRS 18 में नहीं लेके गया, यहाँ ले आया। और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को भी उसने यहाँ पे शिफ्ट किया है IS 1 से। तो फेयर प्रेजेंटेशन क्या होती है? वो कहता है फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कैश फ्लो, तीनों की बात करता है। अच्छा जी, entities that comply with all the relevant IFRS accounting standard will virtually always achieve this objective। तो जो एंटिटीज तमाम IFRS को फॉलो कर रही हैं, तो हम ये अज्यूम कर लेंगे, बल्कि virtually हो ही ये रहा होगा कि वो फेयर प्रेजेंटेशन दे, ज़रा वो हर चीज़ को फॉलो कर रही है। Select definition and recognition criteria set down in accordance with conceptual framework and apply accounting policies in accordance with IS 8। तो डेफिनेशन और रिकग्निशन क्राइटेरिया वो आप लो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क से, और फिर उनकी जो अकाउंटिंग पॉलिसीज बनानी है वो यहाँ से IS 8 में देखो। यहाँ जो उसने गाइडलाइन दिया वो अकाउंटिंग पॉलिसीज बनाने के लिए यूज करो, और डेफिनेशन और रिकग्निशन क्राइटेरिया देखना है किसी चीज का, एसेट लायबिलिटी का, तो वो उधर देखो। ठीक है।
present information in a way which provide relevant, reliable, comparable and understandable information। तो वो उसने यहाँ दिया है कि ये चीज़ें फेयर प्रेजेंटेशन के प्री रिक्विजिट्स हैं। प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्लोजर, जहां जरूरी है तो एडिशनल डिस्क्लोजर दो, या कोई आईएफआरएस अपना डिस्क्लोजर कहता है तो वो दो। अब ये चीजें उसने आईएफआरएस 18 में भी थोड़ी बहुत डिस्कस की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे वो बेसिकली अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड ज्यादा बात करता है। बाकी जो जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं वो उधर ले गया, या जो बहुत ही जनरल है वो उसने यहाँ डाली हैं, जो बिल्कुल बेसिक हैं, जैसे ये कॉन्सेप्ट्स हैं गोइंग कंसर्न का और एटसेट्रा। अच्छा जी, उसके बाद compliance with IFRS accounting standard, entities should make an explicit and unreserved statement that their financial statement comply with IFRS accounting। ये तो हमने ऊपर पढ़ लिया कि comply तो करना चाहिए, लेकिन यहाँ वो ये कहता है कि क्लियरली आपने फिक्रा लिखना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि वी हैव complied with all material requirements of all IFRS। तो ये फिक्रा लिखना है, वो ये कह रहे हैं एक्सप्लिसिटली आपने डिस्क्लोज करना है कि हमने तमाम IFRS को ट्रू स्पिरिट में फॉलो किया, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद गोइंग कंसर्न, conceptual framework state the financial statement are normally prepared on the assumption that the reporting entity will continue for the foreseeable future। In other words, it's assumed that the entity will not enter liquidation or cease to trade। ठीक है, तो वो अपने ऑपरेशन कंटिन्यू करेगी, ना वो लिक्विडेशन में जाएगी और ना वो अपने ऑपरेशन को, ट्रेड को बंद करेगी। ये हमारा एजम्पशन होता है। और अगर ये एजम्पशन वैलिड नहीं है, हमें लगता है कि नहीं ये कंपनी एक साल में या फोर्सिबल फ्यूचर में बंद होने के चांसेस हैं, फिर हमारी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बदल जाती है। तो फिर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या हो जाती है, आइडिया है कुछ? नॉर्मल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमारी क्या होती है? बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट की प्रिपरेशन। हम किस बेस पे फिगर्स रिकॉर्ड करते हैं? हिस्टोरिकल बेस। ठीक है, जो हिस्टोरिकल बेस्ड होता है, जितने में एक्चुअली हमने एसेट खरीदा था, जितने में हमारी लाइबिलिटी क्या एग्रीमेंट हुआ था, हमने उसी पे लाइबिलिटी रिकॉर्ड किया, एसेट भी रिकॉर्ड किए। बाद में रिवैल्यूएशन वाला मॉडल अवेलेबल है सर्टेन जगहों पे, तो वो हमने कर लिया, लेकिन वो रिवैल्यूएशन भी तो कॉस्ट की बेस पे की है ना। तो हमारा एक मिक्सचर सा हो गया है कि हम हिस्टोरिकल कॉस्ट में, लेकिन सर्टेन चीजें फेयर वैल्यू पे हैं। बट ओवरऑल हम यही कहेंगे कि हम हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस्ड, हमारी जो ज्यादातर एसेट लाइबिलिटीज हैं वो हिस्टोरिकल बेस पे हैं। अगर हम गोइंग कंसर्न नहीं रहते तो लॉजिकली फिर हमारी बैलेंस शीट कौन सी वैल्यू पे होनी चाहिए? फेयर वैल्यू पे होनी चाहिए, क्योंकि अब हमने तो बंद हो जाना है। अब आपके जो शेयर होल्डर है उन्हें पता है कि भाई आपने इकॉनमी बंद हो रही है, तो आपसे क्या पूछेंगे, हमारे पैसे मिलेंगे कि नहीं? आप कहेंगे जी हम एसेट बेच रहे हैं, जब एसेट बेचेंगे तो आपको पैसे देंगे। अब उनका कंसर्न ये नहीं है कि आपने एसेट खरीदे कितने में। अब शेयर होल्डर का कंसर्न है कि जब ये बिकेंगे तो हमें क्या मिलेगा। लिहाजा अब आपको फेयर वैल्यू बेसिस पे अपनी सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को शिफ्ट करना पड़ेगा इफ यू आर नॉट गोइंग कंसर्न। लेकिन अगर आप गोइंग कंसर्न है तो आपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो लिया हुआ है वो अपने कौन सी वैल्यू पे लिया हुआ है? अंदर कॉस्ट पे। अब वो आप फेयर वैल्यू पे क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि आपने उन्हें बेचने के लिए तो लिया ही नहीं, आप तो उसे यूज कर रहे हैं, वहां से प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तो शेयर होल्डर को या इन्वेस्टर को कंसर्न नहीं है कि आप इसे फेयर वैल्यू पे क्यों नहीं लेके जा रहे, क्योंकि आपने बेचना ही नहीं है, आपने तो यूज करना है, उसे यूज के बदले में सेल्स और बाकी प्रॉफिट मिल रहे हैं। तो वहां तो फिर भी एक लॉजिक बन जाती है, एक सेंस बन जाती है कि उसे हम कॉस्ट पे रखें। लेकिन जब आपको पता है कि मैंने एक साल में बेचना है और हर बंदे की नजर इस चीज पे कि कितने में बिकेगा, अब अपनी बैलेंस शीट को अगर कॉस्ट पे शो करेंगे तो आप लोगों से ज्यादती कर रहे हैं, बल्कि लोगों को मिसगाइड। अब आपको इन सबको फेयर वैल्यू पे ले आना चाहिए। Going concern के बाद I 8 states that management should assess whether the going concern assumption is appropriate. Management should consider all available information about events with at least 12 months of the end of the reporting period। तो वो कह रहा है कि आपने भी असेस करना चाहिए कि आप गोइंग कंसर्न है कि नहीं। ये हर साल आपने असेस करना है, हर साल के एंड पे। और अगर आप गोइंग कंसर्न हैं तो आपने नॉर्मल रूटीन लेके चलते रहना है, अगर फर्ज के लिए नहीं है तो फिर आपने एडजस्टमेंट्स, ठीक है। और आपने वो कह रहा है जब ये असेस करेंगे कि गोइंग कंसर्न है कि नहीं, तो आप हर तरह के जो एस्पेक्ट्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो आपने अकाउंट फॉर करनी है या कंसिडरेशन में
देनी है, जो रिपोर्टिंग पीरियड के एंड पे से लेके अगले 12 महीने तक का असेसमेंट आपको देगा। ठीक है। अब मुझे कोई एग्जांपल बताएं बेटा आप लोग के, आप जब ये असेसमेंट करेंगे कि हमारी कंपनी गोइंग कंसर्न है कि नहीं, कोई एक चीज बताएं कि आप इस टेक्निक को यूज करेंगे, या किसी एक फार्मूला या किसी एक टूल को बताएं मुझे कि आप ये करेंगे ये इंश्योर करने के लिए कि कंपनी गोइंग कंसर्न है या नहीं है। जी। प्रोडक्ट की फ्यूचर डिमांड बिल्कुल कहाँ से पता चलेगी? मार्केट से, मार्केट सर्वे करवा लें। वो तो कैपेसिटी नहीं भी है तो, कैपेसिटी अगर बहुत ज्यादा नहीं भी है तो उससे कैसे पता चलेगा कि आप गोइंग कंसर्न नहीं रहे? कैसे? सर अगर अगर आपकी यूजर्स को लगेगा कि इनके पास पैसे ही नहीं है और ये आगे एक आधे साल की प्रोडक्शन भी नहीं कर सकते, क्योंकि ईमेल भी करा लगेगा, वो लोन भी नहीं मिलेगा। हाँ तो आप नहीं, पर आप सिंपल बात करें ना, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, अनएबल टू अरेंज नेसेसरी फाइनेंस, कह सकते हैं ना, आप सिंपल बात करें कि हम नेसेसरी फाइनेंस हमें चाहिए और हम अरेंज नहीं कर पाएंगे, हमें लगता है कि हमें बैंक लोन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? हम लॉसेस में हैं। जब हम लॉसेस में तो बैंक लोन देने से इनकार करेगा, तो जो फंड हमें चाहिए होंगे वो भी नहीं मिलेंगे। और कुछ थोड़ी सी और चीज, अब मैं एक टेक्निकल सी बात करता हूँ, बहुत टेक्निकल तो नहीं है लेकिन आपके लेवल पे शायद हम उस लेवल पे नहीं पहुंचेंगे, मुझे भी इसलिए पता है कि हमने बार बार पढ़ी है। एक आपके शेयर की ब्रेकअप वैल्यू है, एक आपके शेयर की मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कौन सी होती है? वो कहाँ से मिलती है? स्टॉक मार्केट से। तो स्टॉक मार्केट से मिलती है आपकी शेयर्स की मार्केट वैल्यू। ब्रेकअप वैल्यू क्या होती है? सर हमारी या पार बुक वैल्यू? हमारी पार वैल्यू इस पे वो शेयर है। कैसे मिलती है? नहीं, पार वैल्यू नहीं, पार वैल्यू किसे कह रहे हो? सर हमें जितना फंड जनरेट करना होता है और उसको हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स। फंड जनरेट करना होता है? सर हम शेयर्स तो तभी सेल करते हैं ना जब एक कंपनी को नहीं, हम इसको सेल नहीं कर रहे, हम सेल सोल तो कुछ नहीं कर रहे, जो अब इसमें शेयर्स इन इशूड है, इशू हैं, सॉरी इशू उनकी बात करें जो इशू पहले से हुए हैं। मैं तो आज की ब्रेकअप वैल्यू निकाल, इसका क्या मतलब है? जितनी इक्विटी टोटल शेयर्स है उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ जो उसकी कॉस्ट बनती है। इक्विटी कहाँ से लेते हैं? इक्विटी जितने शेयर उन्होंने इशू किए थे जिस टाइम पे उसकी उन्होंने उसको ब्रेकअप वैल्यू क्या रखी थी। नहीं नहीं नहीं, वो उसको कैसे ब्रेकअप वैल्यू रखी थी, वही तो है कि ब्रेकअप वैल्यू कैलकुलेट कैसे होगी, बात तो वही हो रही है। उस वक्त जो भी की थी वो तो की थी ना, वो तो 10 साल पुरानी बात है, मैं तो आज की बात कर, आज रिपोर्टिंग डेट जो मेरी आज की है, इस पे मेरे शेयर की क्या ब्रेकअप वैल्यू है, ये इसका क्या मतलब है? बात आप ठीक कर रहे हो, आप समझा नहीं पा रहे हो। आपकी बैलेंस शीट पे एक साइड पे क्या होते हैं? एसेट्स और एट कॉस्ट होते हैं जनरली, ज्यादातर। एक साइड पे क्या होती है? लाइबिलिटीज। और नीचे क्या होती है? इक्विटी। इक्विटी कैसे निकलती है? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, ऑटोमेटिकली वो बैलेंस फिगर इक्विटी होती है। अब ये जो इक्विटी की वैल्यू बैलेंस शीट में आ रही है, ये इसकी मार्केट वैल्यू है या फेस वैल्यू है? हाँ, फेस वैल्यू नहीं कहना, सॉरी, बुक वैल्यू है। ये तो बुक वैल्यू है। फर्ज करें 6 लाख शेयर्स है, हाँ, या 10 लाख शेयर आपने इशू किए हैं, और इक्विटी भी आपकी 1 करोड़ आ रही है, मतलब एज पर बैलेंस शीट हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। तो फिर आपकी बुक वैल्यू क्या हुई? 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 लाख, तो 10 रुपए पर शेयर आपकी क्या आ गई? ब्रेकअप वैल्यू, या बुक वैल्यू भी कहते हैं। इनकी मार्केट वैल्यू क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या है? नंबर ऑफ शेयर डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू। मार्केट में शेयर जा रहा है 15 रुपए का, आपकी ब्रेकअप वैल्यू निकलती है बैलेंस शीट के हिसाब से 10 रुपए, तो आपने क्या करना है? नंबर ऑफ शेयर इंटू 15, तो टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाती है। ठीक है। अब मैं एक चीज बोलने लगा हूं, इसका मुझे बताएं, इसका इम्पैक्ट क्या है? मेरी ब्रेकअप वैल्यू है 20 रुपए और मेरी मार्केट वैल्यू है 60 रुपए, इसका मैसेज क्या आ रहा है? कि हमारी ब्रेकअप वैल्यू बहुत बराबर है। कम है ना? तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है जो मैं बोल सिनेरियो बता रहा हूँ? ब्रेकअप वैल्यू मेरी 20 रुपीज और मेरी शेयर की मार्केट वैल्यू है 60 रुपीज। अच्छी बात तो इसका मतलब क्या है, इसे एक्सप्लेन करें। है। सर इसका मतलब ये इन्वेस्टर कैसे सोच रहा है? दूसरे भी सोच रहे हैं कि
जिस प्राइस पे जो इक्विटी टोटल इक्विटी खरीदने के अगेंस्ट हमने शेयर किए हैं वो अपनी 3 टाइम ज्यादा बिक रहे हैं प्रीमियम के ऊपर। हाँ, तो क्यों मार्केट इतना ज्यादा रेट क्यों लगा रही है, जबकि बुक वैल्यू तो, बुक ब्रेकअप वैल्यू का मतलब है हर शेयर के पीछे कंपनी के पास कितने नेट एसेट्स हैं, यही मतलब है ना। 100 रुपए के एसेट्स हैं, 40 रुपए की लाइबिलिटी है, 100 - 40 60 रुपए आपके नेट एसेट हैं ऑन कॉस्ट, और आपके जो शेयर है उसे डिवाइड किया, तो इसका मतलब ये है कि हर शेयर के पीछे आपके कितने नेट एसेट्स। ठीक है ना, इसका यही मतलब है। अब एक शेयर के पीछे जो कंपनी के पास नेट एसेट्स हैं वो हैं सिर्फ 20 रुपए। यही मतलब है, ब्रेकअप वैल्यू पर शेयर का मतलब 20 रुपए। तो आपके हर शेयर के पीछे ऑन कॉस्ट, या चले हम कहते हैं कि इनकी कॉस्ट और इनकी फेयर वैल्यू दोनों यही है, थोड़ी देर के लिए ज्यूम कर लेते हैं, आपके हर शेयर के पीछे जो मैक्सिमम एसेट्स हैं वो 20 रुपए के। तो अगर आज आपने पूरा बिजनेस बेच दिया तो एक शेयर होल्डर को कितने पैसे मिलेंगे, 20 रुपए। लेकिन मार्केट फिर भी 60 रुपए में बेच रही है और खरीद रही है, क्यों? वर्थ का मतलब क्या है, फ्यूचर। आज की जो पोजीशन है उस हिसाब से तो 20 रुपए वैल्यू बनती है, लेकिन वो 60 रुपए लगा के बैठी क्योंकि उन्हें आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट नजर आ रहा है। वो गुडविल गेस्चर के तौर पे 20 रुपए की चीज मार्केट 60 में लेने को भी तैयार है। अब इसे रिवर्स कर दें, आपकी ब्रेकअप वैल्यू है 60 रुपए, लेकिन मार्केट में प्राइस जा रही है 20 रुपए। हालांकि मार्केट को पता है कि अगर ये शेयर बिके, एसेट बिके, तो हर शेयर होल्डर को 60 रुपए मिल जाएंगे, लेकिन वो फिर भी मार्केट में वैल्यू 20 रुपए जा रही है, तो 20 रुपए से ज्यादा देने को तैयार ही नहीं है आपके शेयर के। इसका क्या मतलब है? सर गुडविल है ही नहीं और एक तो फ्यूचर का लॉसेस हैं और आपकी मैनेजमेंट पे ट्रस्ट नहीं है, और इवन जो प्रेजेंट आपकी फिगर्स हैं बैलेंस शीट की, लोग उस पर भी ट्रस्ट नहीं कर रहे। मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ कि ये फ्रॉड कर रहे हैं भाई, पता नहीं जो फिगर दे रहे हैं ये भी ठीक है कि नहीं। अब मुझे बताएं कि ये जो दूसरा सिनेरियो है, अगर मैं आपको कहता हूँ कि उसकी मार्केट वैल्यू है 20 रुपए और ब्रेकअप वैल्यू है 60 रुपए, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये कंपनी अब गोइंग कंसर्न नहीं रही? एक इंडिकेशन आ रही है कि नहीं? ये बात समझ आ रही? इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट सिग्निफिकेंट इंडिकेशंस कि अगर आपकी ब्रेकअप वैल्यू और मार्केट वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाए और मार्केट वैल्यू बहुत कम हो और ब्रेकअप वैल्यू ऊपर हो, इसका मतलब है मार्केट आपको कोई रेपो देने को तैयार ही नहीं है। जब मार्केट में रेपो ही तैयार नहीं है, आपका शेयर ही नहीं बिक पा रहा है, इसका मतलब है कि यू आर गोइंग टू फ्लॉप। तो बहुत, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि यू आर गोइंग, यू आर नो मोर अ गोइंग। ठीक है ना। तो इस तरह की बहुत से फैक्टर्स हैं, वो पढ़ा स्टैंडर्ड में हैं, रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड में, कि ये इंडिकेशन है जो आपको बताएंगे कि गोइंग कंसर्न है कि नहीं, तो आपने हर साल इसे असेस करना। ठीक है, ये बात हो रही है। अच्छा जी। उसके बाद असेसमेंट, IS 8 कहता है कि असेस करो। ये इंडिकेशंस हैं, इसे आपने पढ़ लेना है, जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था। लैक ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जो नहीं समझ आता हमसे पूछ लें। नेट लाइबिलिटीज, क्या मतलब है नेट लाइबिलिटीज, इसका क्या मतलब है? एसेट माइनस लायबिलिटीज करके माइनस में आ गया। इसका मतलब लाइबिलिटी ज्यादा हो गई और एसेट कम हो गए, तो फिर आपकी इक्विटी क्या है? नेगेटिव इक्विटी। नेगेटिव इक्विटी का मतलब है कि जो पैसे लगाए थे वो तो कब के उड़ चुके हैं, अब उसमें लॉसेस नेट ऑफ हैं, इतने हैवी लॉसेस। ठीक है, तो ये चीज मुझे तो सीधी बात है कि कंपनी बिल्कुल अब इंसॉल्वेंट ही हो गई है। नेट लाइबिलिटी, इंक्रीज्ड लेवल ऑफ ओवरड्राफ्ट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म। अच्छा, शॉर्ट टर्म की बात की है, लॉन्ग टर्म बोरिंग में फिर भी सर्वाइवल हो जाती है कि लॉन्ग टर्म में पे करें, शॉर्ट टर्म में तो आपने अभी अभी पे करना है चंद महीनों में। कैश इसमें ही अगर आप बहुत ज्यादा डेफिशिएंट हो जाए फिर तो आप गए, कैश तो बिल्कुल ही जीरो जीरो है। अच्छा जी, अ लार्ज राइज इन ट्रेड पेएबल डेज, लार्ज राइज इन ट्रेड पेएबल डेज, क्या मतलब है? तो मतलब पेबल का जो टाइम पीरियड है ना वो एवरेज करके बहुत ज्यादा हो गया मतलब जो शॉर्ट ये टर्म है। निकलता कैसे है, कैलकुलेट कैसे होता है ट्रेड पेएबल डेज? सर सर शाबाश। एवरेज डे डिवाइडेड बाय 36 कॉस्ट ऑफ सेल्स, हो गया सर। कॉस्ट ऑफ सेल्स या परचेजेस डिवाइडेड बाय, हाँ जी, हाँ हाँ, नहीं, कॉस्ट ऑफ रट्टे नहीं लगाना, क्या क्या डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 360। रट्टे नहीं लगाने, मुझे लॉजिक देनी है। इसमें दो चीजें होती है, नंबर ऑफ डेज निकालने से पहले एक और चीज निकालनी होती है जिसे कहते हैं टर्नओवर, अकाउंट पेएबल
टर्नओवर। अकाउंट पेएबल टर्नओवर होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स या क्रेडिट परचेजेस। बेहतर है क्रेडिट परचेजेस क्योंकि इनका डायरेक्ट ताल्लुक होता है अकाउंट पेएबल के साथ। डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट पेएबल बैलेंस। एवरेज अकाउंट पेएबल बैलेंस, यहाँ पे जो फिगर आती है वो आती है टर्नओवर। अब आपने डिवाइड करना है 365 डिवाइडेड बाय दिस टर्नओवर, तो अकाउंट पेएबल डेज। अब इसका मतलब क्या है? क्रेडिट परचेजेस पूरे साल में आपने 100 मिलियन की परचेज की। अब इस बात को समझना है, आपने पूरे साल में 100 मिलियन की बिजनेस, और आपके पास ऑन एवरेज एक वक्त में 10 मिलियन के अकाउंट पेएबल होते हैं। मतलब हम assumption ये लेते हैं कि हमने चीजें बेची 10 मिलियन की, अकाउंट पेएबल 10 मिलियन पे आ गए, उन्होंने हमें पे करना शुरू किया, पे करते गए तो कम होते गए, जीरो हो गए। फिर हमने 10 मिलियन की चीजें बेच दी, फिर वो 10 मिलियन में चले गए, फिर उन्होंने पे, हमने उन्हें पे किया, वो फिर होते होते जीरो पे आ गए। तो इस तरह उनका जो एवरेज बैलेंस था ना, या 20 मिलियन क्या है, हमने जीरो से शुरू किया, 20 मिलियन की चीजें खरीदी, जब हमने ऑन एवरेज किया तो 20 जब प्लस जीरो डिवाइड बाई टू तो 10 मिलियन एवरेज हो गया। अब अगर 10 मिलियन के एवरेज हर वक्त हमारे पास होते हैं अकाउंट पे पर, इसका मतलब क्या है कि मैंने टोटल कितनी परचेज की पूरे साल में? 100 मिलियन। और एक वक्त में कितनी परचेज की? 10 मिलियन। तो मैंने साल में कितनी बार परचेज की? 10 बार। ये बात समझ आई? मैंने टोटल 100 मिलियन परचेज की, और साल में एक वक्त में कितनी परचेज की? 10 मिलियन की। तो मैंने साल में फिर 10-10 मिलियन करके 10 बार परचेज की, तो 100 मिलियन बना ना। तो इसका मतलब मैं 10 टाइम्स मेरी टर्नओवर है। अब 10 टाइम मैंने साल में 10 बार की ना, साल में 10 बार परचेजेस की, तो साल में दिन कितने होते हैं? 365। 365 में दिनों में मैंने 10 बार परचेज की, तो और एवरेज कितने दिन बाद मैंने परचेज की? हर 36.5 दिन के बाद मैंने परचेज की। समझ आई? ये इस तरह निकला, लॉजिक समझ आई है कि नहीं? तो अगर ये 36.5 से 50 में चला गया, इसका मतलब क्या है कि मैं अकाउंट पेबल को पेमेंट डिले कर, पहले मैं 36 दिनों में पे कर दिया करता था, अब मैं लेके आऊँ 50 डेज में। इसका मतलब मुझे कोई फाइनेंशियल इशू है ना, मैं पे नहीं कर पा रहा। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि जनाब आप गोइंग कंसर्न नहीं रहे। ऐसा नहीं है कि नहीं रहे, लेकिन एक आपको इंडिकेशन जरूर दे रहा है कि भाई चेक कर लें कि ये एक बड़ी जबरदस्त एक इंडिकेशन आ रही है, तो आप गोइंग कंसर्न है कि नहीं है, जरा देख लें। उसके बाद इंक्रीज लेवल ऑफ गियरिंग। गियरिंग कहते हैं लॉन्ग टर्म लोन। कौन सा? मेजर डेट रीपेमेंट ड्यू विद इन द नेक्स्ट वन, वो जो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। ये कौन सा अकाउंट पेएबल टर्नओवर है, वो क्या है? अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर। उसका फार्मूला क्या होगा? अकाउंट रिसीवेबल का ताल्लुक किससे होता है? सेल्स नहीं, टोटल सेल्स नहीं, क्रेडिट्स। क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल इन्वेंट्री या बैलेंस, और फिर उसे 365 को से डिवाइड करेंगे तो रिसीवेबल डेज अगर वो बहुत बढ़ गए हैं, इसका मतलब है कि पहले वो 20 दिन में आपको पे कर दिया करते थे, अब वो 70 दिन में पे कर रहे हैं, तो आपके पास पैसे नहीं, लेट आ रहे हैं, और पेमेंट तो आपने करनी है शॉर्ट टर्म, आप पेमेंट नहीं कर पाए। आगे जी, इंक्रीज लेवल ऑफ गियरिंग। गियरिंग होती है लॉन्ग टर्म जो लोन्स लिए जाते हैं ना, उसे हम गियरिंग कहते हैं जनरली। तो आपके लॉन्ग टर्म लोन जो आप ले रहे हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो लोन क्यों लेने पड़ रहे हैं? अपने पैसे मुक गए हैं, ठीक है, आप लोगों के पैसों से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। नेगेटिव कैश फ्लोज पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो स्टेटमेंट पड़ी हुई है ना? कैश फ्लो स्टेटमेंट में कितने सेक्शन होते हैं? 3। ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग। ऑपरेटिंग सेक्शन क्या बताता है कि जो मेरे नॉर्मल रूटीन का बिजनेस है उससे कितना कैश आता है और कितना पे होता है। अगर ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव हो जाए, इसका मतलब है कि मेरे नॉर्मल बिजनेस में पैसा जा ज्यादा रहा है, पे ज्यादा हो रहा है, आ कम रहा है, तो अल्टीमेटली बात चलेगी तो नहीं। पैसा कमाओगे तो पे करोगे ना, कमा ही नहीं रहे हो तो अभी तो जेब से जा रहा है भाई, कहीं और से आप इन्वेस्ट कर किए जा रहे हो, तो ये कब तक चलेगा? तो अगर ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव हो जाते हैं और नेगेटिव रहते हैं काफी देर, तो इसका मतलब है यू आर इन अ बिग लॉस, बिग रिस्क। उसके बाद डिस्क्लोजर्स ऑफ प्रोविजंस रिलेटिंग टू मटेरियल लीगल क्लेम्स। आपके लीगल क्लेम है और उसकी जो प्रोविजन आप कर रहे हैं वो बहुत हैवी हो गई है। दूसरे अल्फाज में आपके बहुत से ऐसे लीगल
केसेस चल रहे हैं जिसमें आपके हारने के चांसेस हैं और आपकी प्रोविजन बढ़ती जा रही हैं। तो इतने लीगल केसेस हैं क्यों? क्योंकि लोगों ने आप पे केस करना शुरू कर दिया, लोगों के पैसे नहीं दे पा रहे, लोगों का काम नहीं कर पा रहे, लोगों को सप्लाई नहीं दे पा रहे, तो आप पे केसेस हो रहे हैं। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आपके हालात ठीक नहीं है। उसके बाद लीगल लार्ज इम्पेयरमेंट लॉसेस। अगर आपके इम्पेयरमेंट लॉसेस बहुत हैवी हो गए हैं, इसका मतलब आपके एसेट बहुत तेजी से डिटेरियोरेट हो रहे हैं और आपको रिप्लेस करने पड़ेंगे, और रिप्लेस आप कर नहीं रहे, इसका मतलब आपके पास पैसे नहीं है। और अगर एसेट रिप्लेस ना हुए तो आपकी प्रोडक्शन ड्रास्टिकली गिर जाएगी या गिर रही है, तो फिर आप कब तक सर्वाइव कर लेंगे? ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने पढ़ ली। नीचे कहता है कि अगर अनसर्टेनिटी है गोइंग कंसर्न में, तो फिर मैनेजमेंट शुड कंसिडर ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्यूचर, इंक्लूडिंग करंट एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी, डेट रीपेमेंट एटसेट्रा। सारी चीज़ों को दोबारा रीसेस करे मैनेजमेंट। ठीक है, और फिर फाइनल डिसीजन ले कि हम गोइंग कंसर्न हैं या नहीं। अच्छा जी। Once management have assessed that there are no material uncertainties in respect of going concern, the financial statement should be prepared on a going concern basis। और going concern basis कौन सी होती है? हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये जो स्टैंडर्ड्स कहते हैं, रीवैल्यूड अमाउंट या हिस्टोरिकल कॉस्ट, जैसे भी करते हैं। Any material uncertainty relating to events that cast significant doubt upon the entity's ability should be disclosed in a note to the financial statement। आपने ये प्रिज्यूम किया या आपने ये इन्फर किया कि ऑल्दो देयर आर अनसर्टेनिटीज बट वी आर गोइंग कंसर्न, मतलब मसले तो हैं लेकिन इतने नहीं है कि हम बिल्कुल बंद ही हो जाएं। तो फिर जो मसले आपको नजर आ रहे हैं, अनसर्टेनिटी नजर आ रही है, उसे डिस्क्लोज करते हैं फाइनेंशियल स्टेट। अब आप गोइंग कंसर्न पे ही है, रूटीन के हिसाब से ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, बट देयर आर सम अनसर्टेनिटीज, तो वो मैं उनका डिस्क्लोजर देते हैं कि ये मसले मसाइल हैं जो हमें तंग कर सकते हैं। हाउएवर करंटली जो हमने इन्फर किया है या हमने जो असेस किया है, उस हिसाब से हम गोइंग कंसर्न, मसला नहीं। ठीक है, इफ द गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज नॉट फॉलोड, आप गोइंग कंसर्न नहीं रहे, ठीक है, या ऑडिटर कहता है नहीं यार आप तो गोइंग कंसर्न नहीं है, तो फिर आपकी तो बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बदल जाएगी। और किस पे चले जाएंगे? फेयर वैल्यू पे। तो वो देखते हैं वो क्या कहता है। दैट फैक्ट द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज लाइकली टू बी द ब्रेकअप बेसिस एंड द रीजंस फॉर नॉट अप्लाइंग द गोइंग कंसर्न अजम्पशन शुड बी डिस्क्लोज। तो अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन फॉलो नहीं किया जा रहा, ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने चेंज नहीं की, तो फिर आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप गोइंग कंसर्न का अजम्पशन क्यों आप अप्लाई नहीं कर, मतलब आपको जाना पड़ेगा। इन शॉर्ट ऑडिटर आपको बख्शेगा ही नहीं। ठीक है, तो इफ द गोइंग कंसर्न assumption इज नॉट फॉलोड, दैट फैक्ट द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज, मतलब जो भी बेसिस है, ठीक है, वो आपने बतानी है। एंड द रीजन फॉर नॉट अप्लाइंग द गोइंग कंसर्न assumption शुड बी डिस्क्लोज, और बताना है कि हम गोइंग कंसर्न assumption क्यों नहीं अप्लाई कर रहे, क्योंकि ये मसले मसाइल हैं। और इस वजह से हम ये समझते हैं कि वी आर नॉट गोइंग कंसर्न, तो वो चीजें फिर आपको बताना है। ठीक है। Accrual basis of accounting. Accrual basis of accounting means that the transaction and events are recognized when they occur, not necessarily when cash is received। और वीडियो तो आपको पता है इनकम और एक्सपेंस एक्रू करने होते हैं, वो भी यही मेंशन किया गया है। आईएएस कंटेंट अनअफेक्टेड बाय द पब्लिकेशन ऑफ आईएफआरएस 18। इसके अपने जो कंटेंट थे, जो पहले से ही थे, जो आपने डिस्कस किया है, जो अफेक्ट नहीं हुए, अब वो बता रहा है वो कौन कौन से हैं। कौन कौन से थे बेटा, मैंने क्या बताया? चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट और एरर, इनकी अकाउंटिंग कैसे करनी है वो बता रहा है, जो पहले भी थे और अभी भी थे। और वो मैंने आपको बता दिया था। अकाउंटिंग पॉलिसी और अकाउंटिंग एस्टीमेट में क्या फर्क होता है, पहले भी डिस्कस क्या होता है, कैसे पता चलेगा ये अकाउंटिंग पॉलिसी की चेंज है और ये अकाउंटिंग एस्टीमेट की चेंज? तो पॉलिसी होती है स्टैंडर्ड बेस्ड, अच्छा, स्टैंडर्ड की लॉजिक को लेके आप करते हैं। ठीक है, इसमें होता है जो आप उसके ऊपर वर्किंग करके कैलकुलेशन का ठीक है। तो स्टैंडर्ड की लॉजिक डिप्रिसिएशन का कौन सा मेथड यूज करना है, ये स्टैंडर्ड की लॉजिक है कि नहीं? है सर। तो फिर अगर आप डिप्रिसिएशन का मेथड चेंज करते हैं तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हुई, ऐसे ही है। तो फिर एस्टीमेट की मिसाल बताओ मुझे, किसकी?
हाँ। हाँ जी। ये स्टैंडर्ड में नहीं लिखा हुआ कि एसेट की लाइफ को हर साल रिव्यू करना चाहिए और चेंज कर देनी चाहिए अगर चेंज होती है तो? ये भी तो स्टैंडर्ड में लिखा है ना, गाइडलाइंस में, तो फिर ये भी पॉलिसी ना हुई? आप स्टैंडर्ड को अप्लाई कर, तो वो भी अकाउंटिंग पॉलिसी हो गई अगर इनकी बात ठीक मान ली जाए। आपको बहुत क्लियर होना है, आपको पता हो कि अकाउंटिंग पॉलिसी और एस्टीमेट में क्या फर्क है। जी। स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन, स्टैंडर्ड में पॉलिसीज भी होती हैं, एस्टिमेट्स भी होते हैं। स्टैंडर्ड आपको बताता है कि एस्टिमेट कैसे बनाने हैं, वो भी तो स्टैंडर्ड ही बताता है। काफी हद तक आपको आइडियाज देता है, चीजें बताता है, तो इसे चेंज कर लो, इसे रिव्यू कर लेना, ये कर लेना। तो इसे इतना सिंप्लीफाई ना करें। इसे आप ऐसा ध्यान में रखें कि एक स्टैंडर्ड जो बनाया जाता है वो क्यों बनाया जाता है, बताएं। स्टैंडर्ड्स क्यों बनाए जाते हैं, क्यों बनाए गए हैं? मकसद क्या था स्टैंडर्ड्स बनाने का? तो रेगुलेट हो जाए हर जगह का काम। अकाउंट रेगुलेट हो जाए। अकाउंट्स में क्या चीज रेगुलेट कर? तो पॉलिसीज एंड स्कूल। अकाउंट्स में होता क्या है? पॉलिसीज तो बनाई जाती है अकाउंट्स बनाने के लिए, अकाउंट्स को रेगुलेट करने के लिए, लेकिन अकाउंट के अपने अंदर होता क्या है जिन्हें रेगुलेट करना हो? पॉलिसी बनाई किस चीज के लिए जाती है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फेयर हो, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयर हो, फेयरफुल रिप्रेजेंटेशन हो, ये हो वो हो, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन सी चीज फेयर हो, कौन सी चीज फेथफुली रिप्रेजेंट हो? एलिमेंट क्या है जिस पे कंसंट्रेट कर रहे होते हैं? एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस और कैपिटल, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो फेयरली प्रेजेंट होने चाहिए, वो फेथफुली रिप्रेजेंट होने चाहिए। वो एक यूनिट है जिस पे फोकस है स्टैंडर्ड का, ये याद रखना। ठीक है ना? इन पांच चीजों को ट्रू एंड फेयर दिखाने के लिए स्टैंडर्ड बनाते हैं। ये याद रहेगा अब आपको। अब अगली बात मैं करता हूँ। स्टैंडर्ड पे जब एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है तो या तो वो किसी एसेट के लिए बनाया जाता है, या लाइबिलिटी के लिए, या इनकम या एक्सपेंस या कैपिटल या मिक्सचर के लिए बनाया जाता है, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन तो यही होती है ना। IAS 16 किसके लिए बनाया गया? कौन से एसेट? जो हेड फॉर यूज है और जो लॉन्ग टर्म है। IAS 2 किसके लिए बनाया गया है? एसेट्स के लिए। कौन से एसेट? इन्वेंट्री। IFRS 18 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया गया किन के लिए? ओवरऑल एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल को शो कैसे करना है, कितनी डिटेल में, फोकस उसी पे। ठीक है? तो असल में, और फिर वो बता भी देता है, वो कहता है कि जब आपने IAS 16 की बात करनी है तो इसमें ऐसे ऐसे करना। जब वो ऐसे ऐसे करना है, उसकी फिगर कैलकुलेट करनी है, और वो जो फिगर है वो किस बेस पे होगी? एक्चुअल हिस्टोरिकल फिगर्स की बेस पे होगी या एस्टिमेट्स की बेस पे होगी? ठीक है? आपने ये एसेट कितने का खरीदा, ये एक्चुअल फिगर है या एक एस्टिमेट है? आपने खरीदा कितने का था, प्राइस कितनी पे की थी? ये एक्चुअल फिगर है, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है या एस्टिमेट है? ठीक है, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। लेकिन एसेट यूज कितने साल होगा, ये तो ये एस्टिमेट है। तो estimate है। तो फिर डेप्रिसिएशन मेथड जो है वो क्या बताता है? एसेट 100 रुपए का ही है, आपने 10 साल यूज करना है या 15 साल यूज करना है? अगर 10 साल करना है तो बराबर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है या डिमिनिशिंग बैलेंस करना है? टोटल फिगर तो 100 ही है ना, सिर्फ उसकी एलोकेशन चेंज कर रहा है ईयर टू ईयर, टोटल फिगर 100 ही है। तो एलोकेशन चेंज करने का मतलब वो कह रहा है कि मुझे बताओ तुम्हारा एस्टीमेट क्या है कि पहले साल कितना यूज होगा, दूसरे साल कितना होगा, तीसरे साल कितना होगा, और ये चेंज हो सकता है कि नहीं? एस्टीमेट चेंज हो सकता है कि नहीं? मैं कहूँ जी मेरा एसेट 10 साल यूज होगा, 4 साल बाद मुझे पता चले नहीं यार ये 10 साल ही यूज होना है, तो 8 साल होना है, तो मुझे अपना डेप्रिसिएशन चेंज करनी है। 3 साल मैंने किया, एसेट बराबर यूज हो रहा था, तीसरे साल में कोई टेक्नोलॉजी ऐसी चेंज हुई, अब एसेट जो है बड़ा शार्पली उसकी परफॉर्मेंस गिर रही है, तो मुझे मेथड चेंज नहीं कर देना चाहिए? पहले मैं स्ट्रेट लाइन पे था, मैं डिमिनिशिंग बैलेंस पे जाऊंगा, लेकिन एसेट की अपने जो 100 रुपए की कॉस्ट थी या वैल्यू थी, क्या वो चेंज हो गई है? वो तो चेंज नहीं हुई, एलोकेशन चेंज हुई। तो जहां एसेट या लायबिलिटी की अपनी वैल्यू चेंज हो जाए स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन या किसी वजह से, तो वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हो। ठीक है? लेकिन अगर उसकी एक्चुअल वैल्यू चेंज ना हो, उसकी एलोकेशन चेंज हो जाए ईयर टू ईयर,
कोई एलोकेशन है या कोई और चीजें चेंज होते हैं तो वो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट हो। अब मुझे एक चीज बताएं, एक स्टैंडर्ड आया था बोरिंग कॉस्ट का, आई स्टडी 3, पढ़ा हुआ है? बोरिंग कॉस्ट थी क्या? F7 बड़ी थी। तो बोरिंग कॉस्ट का स्टैंडर्ड क्या कहता है? मैं कहता तो बहुत कुछ है। अगर एक लोन स्पेसिफिकली एसेट को बनाने या परचेज के लिए दिया गया है, बनाने के लिए जाता है, तो उस पर जो इंटरेस्ट कॉस्ट है उसे एक्सपेंस आउट ना करो, उसे एसेट की कॉस्ट में ऐड। याद आ गई? ठीक है। उससे पहले बोरिंग कॉस्ट को एक्सपेंस आउट कर दिया जाता था चाहे वो एसेट के लिए लोन दिया हो, और एसेट में कोई नहीं डाला जाता था। जब ये चीज आई तो अब कंपनीज को भी नए हिसाब से चलना है। तो अब ये जो नए चीज आ गई कि बोरिंग कॉस्ट को एसेट की कॉस्ट में डालना, एक्सपेंस आउट नहीं करना, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है कि एस्टीमेट है? क्यों? क्योंकि एसेट की अपनी वैल्यू ही बढ़ जाएगी, एसेट की कॉस्ट ही बढ़ जाएगी, कॉस्ट में है। आप समझ आई? क्लियर है? लेकिन अगर आप कहते हो कि मैंने रेजिडुअल वैल्यू चेंज करनी, 3 साल गुजरे हैं, अब रेजिडुअल वैल्यू चेंज हो गई है, चेंज करके ये क्या इससे एसेट की अपनी कॉस्ट बदल जाएगी? सिर्फ डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन ही बदलेगी, एलोकेशन बदलेगी। ये चेंज इन अकाउंटिंग एसटी, चेंज ऑफ लाइफ अकाउंटिंग, चेंज ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड इवन। हाँ, क्या एसेट की कॉस्ट चेंज होती है? अकाउंटिंग एस्टिमेट किया है, ये याद रखें। ठीक है। जहाँ एसेट की अपनी वैल्यू बदलने के बदले या बदलने के चांसेस हो वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। आप पहले थे फाइफो पे, अब आप आ रहे हैं वेटेड एवरेज। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है या एस्टिमेट? क्यों? इन्वेंट्री की अपनी वैल्यू ही चेंज हो जाए, जो बैलेंस शीट में उसकी कॉस्ट आएगी ना वही चेंज हो जाए। समझ आई? वहां डिप्रिसिएशन मेथड की चेंज चेंज इन एस्टिमेट है, यहाँ फाइव और वेटेड एवरेज की चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी है। हालांकि सिंपल एक स्टैंडर्ड अप्लाई करें तो वो भी मेथड है, ये भी मेथड है। तो आंखें बंद करके अगर फैसला करते तो हम कहते हैं चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है या एस्टिमेट है, ऐसा नहीं। आपने देखना है कि बैकएंड पे क्या है। अब क्लियर रहेगा, ये याद रहेगा आपको, वैसे याद रखें। ठीक है। अच्छा, आज से 10 कुछ साल पहले तक IAS 16 में था कि कॉस्ट जो एसेट की लेनी है वो कौन सी लेनी है, कॉस्ट ऑफ परचेज और एनी अदर डायरेक्टली ट्रिब्यूटेबल कॉस्ट। फिर कुछ साल पहले एक प्रोविजन तीसरी ऐड हो गई, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट, पढ़ा होगा। ये जो नई प्रोविजन आई कि अब एसेट में प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी डालती है, पहले नहीं डलती थी। ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है कि एस्टीमेट पॉलिसी? क्योंकि एसेट की कॉस्ट ही बढ़ गई, ओवरऑल कॉस्ट ही। एनी हाउ इसे आपने याद रखना, ठीक है। तो अकाउंटिंग पॉलिसी होती क्या है इसे आप पढ़ लीजिएगा, उसमें डेफिनेशन दी है, इसमें समझाने वाली चीज नहीं। अच्छा अच्छा। अ, अगर कोई स्टैंडर्ड है जिसके अंदर वो चीज मेंशन्ड है और वो बताता है कि आपने ये पॉलिसी रखनी है तो फिर तो आपने वही पॉलिसी। ठीक है। जैसा I16 क्या कहता है कि कॉस्ट में क्या लेना है क्या नहीं लेना, तो फिर आपने उसी हिसाब से चलना है, अपनी मर्जी नहीं कर सकते। अच्छा जी। जहाँ चॉइस है अकाउंटिंग पॉलिसी की, स्टैंडर्ड कहता है ये पॉलिसी भी रख सकते हो ये भी रख सकते हो। जैसे I16 में क्या चॉइस है अकाउंटिंग पॉलिसी की? सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में एसेट को कॉस्ट पे भी रख सकते हो और रीवैल्यूएशन पे भी रख सकते हो। अगर कॉस्ट से रीवैल्यूएशन पे चले गए हैं, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है कि एस्टीमेट है? पॉलिसी है, एसेट की अपनी वैल्यू ही चेंज कर रही है। ठीक है। तो अगर ऑप्शन हैं तो फिर दोनों में कोई एक ऑप्शन रखनी है। फिर सवाल पैदा होता है कि ऑप्शन को चूज करने का क्या प्रिंसिपल या क्या रूल होना चाहिए या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? कैसे चूज करेंगे दोनों ऑप्शन में से कि मैंने कौन सी लेनी? स्टार्टिंग में तो कॉस्ट से लेंगे, नहीं सब्सिक्वेंट की बात करता हूँ। कि मुझे रिवॉल्यूशन पे जाना है चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अगर उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई आपकी कॉस्ट से भी अच्छा, मार्केट वैल्यू बढ़ गई है तो हम चले जाएं, या कोई और क्राइटेरिया? असल क्राइटेरिया कुछ और है। आप चीजों को ना पूरी तरह अंडर उठाते नहीं हो अंदर से। मैंने क्या कहा था, स्टैंडर्ड क्या कहता है कि प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे होनी चाहिए, क्या आए? रेलिवेंट इंफॉर्मेशन,
और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको लगता है कि फेयर वैल्यू से ज्यादा फेथफुल रिप्रेजेंटेशन आएगी, वो ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव होगा एसेट का, तो जाओ। लेकिन अगर आपका एसेट इस नेचर का है कि वो रिवैल्यू नहीं, उसकी कॉस्ट पे ज्यादा बेहतर है उसे शो करना, तो फिर आपको कॉस्ट पे ही रहना चाहिए। फिर आप रिवैल्यूएशन पे ना जाओ, आप प्रूव नहीं कर सको। ठीक है। तो ये चीज, और अकाउंटिंग पॉलिसी जब चेंज होती है तो उसमें दो ही तरह से चेंज हो सकती है। दो ही क्राइटेरिया चेंज करने के, या दो ही रीजन हो सकती है, तीसरी कोई रीजन नहीं। वो कौन सी रीजन है? कब चेंज करनी पड़ेगी अकाउंटिंग पॉलिसी, या चेंज की जा सकती है? नंबर वन। सर ग्राउंडेड बहुत ही तब चेंज होगी जब उस मेथड के अंदर फेथ और रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। हाँ, हम ये प्रूव कर सकते हैं कि नई पॉलिसी ज्यादा फेथफुल रिप्रेजेंटेशन दे अभी के केस पर। हम ये प्रूव भी कर सकते हैं। एक तो ये रीजन, और दूसरी फेयर हो, फेयर होगी और वो तो वो इसी में आ गई बस। दूसरी, स्टैंडर्ड ही चेंज हो गई। और स्टैंडर्ड ने आपको कहा नहीं अब तो यही पॉलिसी रखनी है, तो आपको चेंज करनी पड़ेगी। स्टैंडर्ड को तो ना नहीं कर सकते ना। तो या तो स्टैंडर्ड चेंज हो गया तो आपको पॉलिसी चेंज कर सकते हो, करनी पड़ेगी। या आप सिर्फ एक ही केस में कर सकते हैं कि अभी प्रूव कर सकें कि नई पॉलिसी ज्यादा फेथफुल रिप्रेजेंटेशन दी। अगर ये प्रूव नहीं होता तो फिर ऑडिटर ऑब्जेक्ट करेगा, और आईफआरएस भी अलाउ नहीं करता कि अपनी मर्जी से पॉलिसी चेंज करने के, बाद मेरा दिल चाह रहा था मैंने चेंज कर दिया, ऐसे नहीं होता। ये दो ही रीजन याद रखनी है ये, ठीक है। तीसरी कोई रीजन, और अलाउड ही नहीं चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एक्सेप्ट दीज टू रीजंस। तो ये आपने देख लेना। इसके बाद आगे चलते हैं जनाब। वेयर देयर इज नो एप्लीकेबल स्टैंडर्ड और इंटरप्रिटेशन, मैनेजमेंट मस्ट यूज अ जज। तो जहाँ कोई स्टैंडर्ड नहीं है उस इशू पे, ना कहीं से कोई आपको गाइडेंस डायरेक्ट दी गई है, तो फिर मैनेजमेंट अपनी प्रोफेशनल जजमेंट यूज करे कि हमें कौन सी पॉलिसी यहाँ सूट करे। ठीक है, क्लियर है? तो बस सिंपल इतना है। अच्छा, अब वो कैसे पता चलेगा? जजमेंट में क्या करेगी? स्टैंडर्ड डीलिंग विद सिमिलर एंड रिलेटेड इश्यूज, कि हमारे जो दूसरे कंपटीटर्स हैं, दूसरी इंडस्ट्री की जो फर्म्स हैं, वो इस आइटम की अकाउंटिंग कैसे करती हैं, तो मैं भी उसे फॉलो कर लूँ या मिलती जुलती कर लूँ। या कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को अप्लाई करो। और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को क्लियर बात नहीं करता, वो तो आपको सोचने पे लगा देता है कि खुद सोचो, ऐसे है तो ये कर लेना, ऐसे है तो ये कर लेना। तो अंडर बात फिर वहीं पे आ जाती है कि जजमेंट, और जजमेंट बेस्ड ऑन मटेरियल फैक्ट्स एंड फिगर, अपनी मर्जी से नहीं। मटेरियल फैक्ट नजर आ रहे हैं, लोगों को बताएंगे इन एजम्पशन पे मैंने ये किया, तो लोग कहें हाँ जी आपके एजम्पशन बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो फिर जजमेंट अपना लो। क्लियर? तो यहाँ पे खत्म करते हैं, और फिर क्या ख्याल है? ठीक है सर। आपने ये जजमेंट जो अंडरस्टैंडिंग वगैरह पढ़नी है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कल मैं खत्म करवा दूंगा, डिस्क्लोजर भी इंशाल्लाह ताला इसे हम कल खत्म कर देंगे। ठीक है। तो आप अगर इसे पढ़ के आएंगे तो ज़्यादा जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें छोटी छोटी बहुत चीज़ें हैं। तो मैं चाहता नहीं हूँ कि वो चीज़ें रिपीट करूँ जो आपको पहले से आती हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि टेक्निकली आप लोगों को एंगेज करके वो चीज़ें आप पढ़ कर दूँ जो जिसका आप नहीं सोचते। सोचने का स्टाइल हो चेंज हो, बाकी जो डेफिनेशन है जो आपने पहले पढ़ी हुई है उन्हें दोबारा रिपीट करने का कोई फायदा, वो आप पढ़ोगे। मैं सिर्फ उसे पॉलिश करूंगा, जैसे आज भी मैंने बात की अकाउंटिंग पॉलिसी की और इसकी थॉट प्रोसेस को हम रिफाइन करेंगे ताकि हम उसे अप्लाई कर सकें। तो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फिर आएगी, होपफुली कोशिश करेंगे कि कल हम इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करके तो इस चैप्टर को कंक्लूड। ठीक हो गया? तो हम पूरी कोशिश करेंगे कल ये चैप्टर खत्म हो जाए, कुछ भी नहीं रह गया पीछे। आपने जरा सिर्फ ये करना है कि जो हम कर रहे हैं और जो थोड़ा सा आगे का है ये पढ़ के आना। और अगर आपके क्वेश्चन पहले से तैयार होंगे, एडवांस में तैयार होंगे, तो हमारी स्पीड भी बढ़ जाएगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह कल फिर दोबारा मिलते हैं। अल्लाह ताला हम सब पे अपनी मोहब्बतें, शफ़क़तें, सेहत, ईमान और तंदुरुस्ती के साथ नाज़िल फरमाता रहे। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।